जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं, मगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला भी बरकरार है। और इसराइली फ़ौज ने आज भी तेहरान समेत ईरान भर में शदीद बमबारी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ग्रेटर तेहरान मेट्रोपॉलिटन के इलाके शहर में भी आज धमाके हुए। साथ ही इसराइली फोर्सेस ने आज तेहरान में यूनिवर्सिटीज़ को भी निशाना बनाया है और इल्ज़ाम लगाया है कि ईरानी हुकूमत यूनिवर्सिटीज़ को फ़ौजी कंपाउंड की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से 10 रोज़ तक ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले रोकने के दावे के बावजूद ईरान में मुख्तलिफ एनर्जी प्लांट्स समेत न्यूक्लियर और केमिकल प्लांट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। खुद इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो इस वक्त ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। कल रात को ईरान के शहर तिब्रिज़ में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसके बाद प्लांट में आग लग गई थी। ताहम ईरानी हुक्काम के मुताबिक अब इस आग पर काबू पा लिया गया है और आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है और प्लांट की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। इसी तरह कल तेहरान के करीब बिजली के एक ग्रिड स्टेशन पर मिसाइल का मलबा गिरने के बाद तेहरान के कुछ इलाकों में ब्लैकआउट हुआ था। इससे पहले ये खबर भी सामने आई थी कि 27 मार्च को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खमदाब हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट पर बमबारी की थी, जिसके बाद अब इस प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा है। जबकि अब अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी तस्दीक कर दी है कि ईरान का खमदाब हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट इसराइली हमले में शदीद नुकसान के बाद अब काम नहीं कर रहा। खंदाब प्लांट को हमले में पहुंचने वाले नुकसान की तस्दीक सैटेलाइट तस्वीर से भी की जा सकती है। एनर्जी और केमिकल प्लांट्स समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद ईरान ने इसराइल में भी अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और आज भी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए हैं। जबकि ईरान ने हालिया हमलों के दौरान इसराइल के मुख्तलिफ सनती जोन्स को भी निशाना बनाया है। इसी तरह के एक हमले में ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा के करीब एक सनती जोन को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके बाद सनती जोन में वाक़ केमिकल प्लांट में आग भड़क उठी और इसराइली हुकाम ने लोगों को खबरदार किया कि केमिकल प्लांट में आग लगने के बाद ख़तरनाक मवाद का अखराज भी हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ हरास फैल गया। बेरशेबा में केमिकल प्लांट पर हमले के बाद लगने वाली बड़ी आग के मनाज़िर भी सामने आए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर लगने वाली आग के बुलंद शोले दिखाई दे रहे हैं। इसराइल के अंदर हालिया दिनों में ईरान के अलावा हिजबुल्ला और अब ईरान की हिमायत याफ्ता यमन के हुसी भी बराह रास्त हमले कर रहे हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि कल हुसियों ने इसराइल के जनूबी इलाके में वाक़ एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी एलात के करीब 2 ड्रोन मार गिराए और इसराइली हुकाम के मुताबिक ये ड्रोन हुसियों की जानिब से दागे गए थे। ऐसे में इसराइल के जनूबी इलाकों में हुसियों के हमलों के साथ साथ शुमाली इलाकों में हिजबुल्ला की जानिब से रॉकेट हमले भी किए जा रहे हैं और आज सुबह भी इसराइल के शुमाली साहिली शहर हैफा पर 5 रॉकेट दागे गए हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ताहम ईरान के प्रेस टीवी ने हैफा में इसराइली ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाने का दावा किया और इस हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में अचानक से एक धमाका होता है और एक बड़ी आग भड़क उठती है। इसके अलावा इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसने यमन के हुसी बागियों की जानिब से इसराइल की तरफ दागे गए 2 ड्रोन्स भी मार गिराए हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह कल मगरबी यरूशलेम में ईरान के मिसाइल हमलों की इतला मिलने के बाद इसराइली पार्लियामेंट का इजलास भी मुअत्तल कर दिया गया था और इस दौरान सामने आने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि इसराइल के वज़ीर कौमी सलामती बेन गविर समेत कई पार्लियामेंट के अरकान हमले के सायरन बजने के फ़ौरन बाद शेल्टर्स में पनाह ले लेते हैं। נעשה תדרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. נא להישמע להוראות משמר הכנסת. כשנקבל הנחיות ממשמר הכנסת נפעל בהתאם. इन हालात में ईरान की जानिब से इसराइल के अलावा खत्ते के खलीजी ममालिक में हमलों का सिलसिला भी जारी है और आज कुवैती हुकाम ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने कुवैत में एक सर्विस बिल्डिंग समेत इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर रीसेलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया और इस प्लांट पर काम करने वाला एक भारतीय शहरी मारा गया। ताहम ईरान ने कुवैत के डीसेलिनेशन प्लांट पर हमलों के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और इसराइल पर इस हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। इसके अलावा भी कुवैत में ईरानी हमले रिपोर्ट हुए और कुवैती हुकाम का कहना है कि उन्होंने आज कम से कम 5 ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, जबकि सऊदी हुकाम ने भी आज कम से कम 5 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में भी हमलों की वजह से सायरन बजने की इतलात सामने आई हैं। ताहम हुकाम का कहना है कि तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया है। इससे पहले ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया था और फिर ईरानी मीडिया पर पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया कि ईरान के सस्ते शाहिद ड्रोन्स ने अमरीका की फ़ौजी कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा करने वाले एक महंगे E3
اویکس یعنی ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ سسٹمز طیارے کو نشانہ بنایا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں ایک منفرد ریڈار ڈسک نصب ہوتی ہے اور یہ ریڈار لمبے فاصلے پر ممکنہ اہداف کو شناخت کرنے اور ٹریک کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے تاکہ لڑائی کے دوران ممکنہ خطرات کے بارے میں بروقت اطلاع دی جا سکے۔ اور یہ طیارے انتہائی قیمتی ہوتے ہیں اور ایک طیارے کی قیمت تقریباً $30 کروڑ تک ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکہ کے اس E-3 اویکس طیارے کو ہونے والے نقصان کی سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے تصدیق بھی ہو گئی ہے، جبکہ سیٹلائٹ تصاویر میں امریکہ کے ایک ری فیولنگ طیارے KC-135 ٹینکر کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آج عراقی شہر بغداد میں بھی امریکی اڈے کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا اور الجزیرہ کے مطابق ایک ذریعے نے بتایا کہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع امریکہ کے وکٹری بیس کمپلیکس کو کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں اور اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کے سیکیورٹی بفر زون کو مزید وسعت دینے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی اب اسرائیلی فورسز لبنان کے اندر مزید علاقے پر قابض ہوں گی۔ تاہم لبنان میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فورسز کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں اور آج بھی حزب اللہ نے ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر دیا۔ اس ساری صورتحال میں بڑھتی ہوئی جنگ کے خلاف اسرائیل اور امریکہ دونوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ہفتے کو تل ابیب میں سینکڑوں اسرائیلی شہری نیتن یاہو حکومت کی جنگی پالیسیوں اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے صہیونیت کے خلاف پوسٹر اٹھا رکھے تھے اور وہ ایران، لبنان، مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیل کی جنگوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ تاہم رپورٹس کے مطابق اسرائیلی پولیس نے کچھ ہی دیر بعد مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے کم از کم 18 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیل میں جنگ کے خلاف ہونے والے مظاہروں سے متعلق ترک خبر رساں ادارے TRT کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ Unfortunately, 90% of the Israelis are supporting this war. I'm sorry to say it as an Israeli, but this is a sick country. We are going from war to war to war. Enough with all the wars. There is a combination of genocide in Gaza, ethnic cleansing in the West Bank, a war with no reason in Iran, in Lebanon, and fascism within Israel. All those are connected. What we saw here is the police, which is actually turned into a private militia in the hands of the Minister of National Security, as it were, and the government as a whole. They've been acting against the citizens in order to defend the government. دوسری جانب امریکہ سمیت دنیا بھر میں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خلاف بڑے مظاہرے بھی ہوئے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگز احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ ایران جنگ کے بعد نو کنگز احتجاج پہلی دفعہ ہوا ہے جس میں امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں لاکھوں افراد احتجاج میں شریک ہوئے۔